नमस्कार, मैं जयती मैम और आज के इस ऑडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी लोगों को पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का लेसन प्लान कॉपी में कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम आज एक्सप्लेन करेंगे। इसके बारे में मैं चर्चा करूँगी आप लोग के सामने। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेसन प्लान को कॉपी में हम लिखते हैं तो लिखने से पहले हमको कॉपी में कैसे हमको लिखना है सिस्टमेटिक ढंग से, ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा मैं लेसन प्लान के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगी। लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान जो हम लोग बनाते हैं कॉपी में वो हम लोग जो है हर्बर्ट के जो 5 स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं। और जो लेसन प्लान होता है एक व्यापक पाठ्य योजना होती है, दीर्घकालीन पाठ्य योजना होती है, जिसका समय जो हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग 35 से 40 या 45 मिनट तक का समय हम लोग लेते हैं। इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जब हम लोग कक्षा में जो लेसन प्लान कक्षा में शिक्षण कार्य जो करते हैं इसका टाइम पीरियड इतना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पाठ्य योजना होती है, ये जो पाठ्य योजना होती है हमारी एक कक्षा में जाने से पूर्व एक हमारी अपनी पूर्व तैयारी होती है, जिसके अनुसार से हम कक्षा में शिक्षण अध्यापन कार्य करते हैं। यह शिक्षक की अपनी एक पूर्व तैयारी होती है और इसी के अनुसार शिक्षक द्वारा अपना शिक्षण कार्य कक्षा में क्रियान्वित करता है, पूर्ण करता है और अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। जो पाठ्य योजना होती है ये एक आवश्यक, सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे कि पाठ्य योजना जब हम कॉपी में लिखते हैं तो हमें कैसे कैसा लिखना होता है, ये अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब हम कॉपी लेसन प्लान के लिए जो कॉपी बनाते हैं उसमें हमारे को सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमको 1 से 15 तक का लेसन प्लान लिखना होता है कॉपी में। तो हमको पाठ्य योजना क्रमांक लिखना होता है। तो पाठ्य योजना क्रमांक हमको कॉपी के सेंटर में लिखना होता है। हमको 1 से लेकर पूरा 15 तक लिखना है तो पाठ्य योजना क्रमांक 1 करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये हमारा पाठ्य योजना क्रमांक हुआ, पाठ्य योजना क्रमांक 1। अब इसके बाद हम अपना पाठ्य योजना क्रमांक 1 लिख लिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कक्षा में जब ब्लैक बोर्ड में हम लोग कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो हमारा काम सबसे पहला ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड में हमको अपना कालखंड, कक्षा, समय, साला, दिनांक, विषय, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे हमको लिखना होता है। तो हमको कौन कौन सा कक्षा का विषय, कालखंड, ये सबको किस किस एरिया जगह पे लिखना है, तो ये सभी चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे जो राइट साइड होता है उसमें हमको कक्षा, कालखंड, समय और साला का नाम लिखना होता है। कक्षा में आप जैसे जो भी कक्षा में पढ़ाते हैं, मान लो आप कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 9, 10 की क्लास लेते हैं, जो भी कक्षा लेते हैं तो वहाँ पे कक्षा की जगह में आपको कक्षा 8 या कक्षा 7, 7वीं, जो भी आप कक्षा लेते हैं तो उसका नाम लिखना है वहाँ पे। उसके बाद कालखंड, आप कालखंड यानी पीरियड, आप कौन से कालखंड में आप क्लास ले रहे हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पीरियड ले रहे हैं, सेकंड लिख रहे हैं, थर्ड लिख रहे हैं, तो वो कालखंड की जगह में आप लिखेंगे। इसके बाद समय, आपका समय जो भी आप कक्षा में शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका समय कितने मिनट का होता है उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आपका 35 मिनट का है या 45 मिनट का है, तो आपका जितना मिनट का एक पीरियड होता है उतने मिनट को वहाँ पे आपको समय के अंदर लिखना है, समय के सामने लिखना है। उसके बाद साला, आपको बीएड के लिए शिक्षण कार्य इंटर्नशिप जहाँ लगता है तो वहाँ पे आप कौन सी स्कूल में आपको इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे शिक्षण कार्य के लिए पहुँचाया गया है तो वो साला का नाम को भी आपको वहाँ पे लिखना होता है। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं या कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं, तो आपको कौन से स्कूल प्रोवाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल का नाम वहाँ पे लिखना है। चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल का नाम जो भी हो तो वहाँ पे आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार कक्षा, कालखंड, समय और साला जो है आपको ब्लैक बोर्ड के राइट साइड में लिखना होता है। दूसरा चीज़, आपको दिनांक और आपको विषय भी लिखना होता है। तो दिनांक, आपको जो भी डेट में आप कक्षा कार्य कर रहे हैं, आप जो भी पीरियड ले रहे हैं जिस दिनांक को, तो वो दिनांक आपको वहाँ पे लिखना है, यानी आपको लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड, ब्लैक बोर्ड के बाएं साइड में लिखना है। उसके नीचे दिनांक के नीचे आपको विषय लिखना है। विषय आपका विज्ञान है मान लीजिए, तो आपको विज्ञान लिखना है। विज्ञान के अंतर्गत आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ा है, रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं या जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं,
तो या गणित विषय पढ़ा रहे हैं, आपको ये सब चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। आप विषय अगर विज्ञान पढ़ा रहे हैं और विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विषय के सामने आपको विज्ञान और उसके नीचे आप चाहे तो उपविषय करके भी लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान करके। तो इस प्रकार आपको लेफ्ट और राइट साइड पे क्या क्या सब लिखना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रकरण। तो प्रकरण जो होता है वो आपको जो भी टॉपिक आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, आप मान लो भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मान लीजिए हमें यहाँ पे टॉपिक डाले हैं हमारे चारों ओर का परिवर्तन। तो ये आपका टॉपिक हो गया। मान लीजिए के लिए आपके सब्जेक्ट आप कौन सा लेते हैं ये चीज़ को ध्यान रखना है, और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप कौन सा टॉपिक को लेकर कक्षा में शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं वो चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आपको सेंटर में नीचे लिखना है, इसके नीचे में कि प्रकरण के नीचे आपको हमारे चारों ओर का परिवर्तन, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और जो भी टॉपिक लिखते हैं उसको अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कॉमा भी आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, ये देखिए हमारे चारों ओर का परिवर्तन, यहाँ पे अपना प्रकरण का नाम लिखा हुआ हमारे चारों ओर का परिवर्तन। ऐसे ही आपको अपना भी जो लेसन प्लान में जो भी विषय लेते हैं और विषय के अंतर्गत जो भी आप टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक को यहाँ पे आपको लिखना है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सामान्य उद्देश्य। प्रकरण, आप प्रकरण लिख लिए, प्रकरण का नाम लिख लिए, उसके बाद आप अपने नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में हम जानेंगे कि हमको क्या क्या सामान्य उद्देश्य होता है और उसको हमको कैसे कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सामान्य उद्देश्य से पहले हमारा लक्ष्य क्या होता है। तो लक्ष्य यानी उद्देश्य को पूर्ण करना हमारा लक्ष्य कहलाता है, और लक्ष्य पूरे विषय से संबंधित होता है। इस प्रकार हम अपने लक्ष्य को जान लिए। लक्ष्य के बाद हमारे सामान्य उद्देश्य को जानते हैं। हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होता है, तो मैं सामान्य उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। सामान्य उद्देश्य वे होते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, और ये चरित्र निर्माण करने वाले भावनाओं को सही दिशा प्रदान करने वाले, सही कार्य क्षमता उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं। और सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमको कुछ अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको पॉइंट देना पड़ता है। जैसे हम विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं, विज्ञान विषय के अकॉर्डिंग हमारा सामान्य उद्देश्य क्या क्या है, तो हमने यहाँ पर सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जैसे बताए हैं कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों की मानसिक एवं तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति जागृत करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये हमारे जो होते हैं सामान्य उद्देश्य होते हैं। इसके बाद हमारे ये सामान्य उद्देश्य हो जाता है। सामान्य उद्देश्य के बाद हमको क्या लिखना होता है, हमारा विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है हमारे विषय से संबंधित, हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। जिस टॉपिक को हमको लेकर कक्षा में शिक्षण कार्य करना होता है वही टॉपिक से अंतर्गत आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो एक मैं आपको विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बताऊंगी कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य शिक्षक द्वारा बताए जाने वाले तात्कालिक उद्देश्य होते हैं। इनके द्वारा हम छात्रों के जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उनका हम पूर्वानुमान लगा करके उन्हें व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में ढालने की चेष्टा की जाती है। और इसके द्वारा हम जो होते हैं छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है, विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। तो जैसे हमने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे हैं कि छात्रों को आसपास जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को आसपास होने वाले परिवर्तन का तर्क संगत जानकारी देने का प्रयास करना, ये है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारा पूर्व ज्ञान की ओर। तो पूर्व ज्ञान क्या है, यहाँ पे बताया गया पूर्व ज्ञान छात्रों को अपने आसपास होने वाले सामान्य परिवर्तनों का पूर्व ज्ञान है। यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में हम पूर्व ही ज्ञान कर लेते हैं कि छात्रों को इसके बारे में क्या क्या ज्ञान हो सकता है। तो ये हमारा एक पूर्व ज्ञान होता है कि हम जो भी टॉपिक ले रहे हैं इसके बारे में छात्रों को जरूर थोड़ा न थोड़ा जानकारी होगी ही। इसके बाद हमारा
हम आगे बढ़ते हैं हमारे सहायक सामग्री की ओर। हमारा सहायक सामग्री में हम देखते हैं कि सहायक सामग्री हमारा शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है। तो यह जो शिक्षण सामग्री होता है वह साधन होता है जिसके द्वारा हम छात्रों को कम से कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करते हैं। और इस साधनों के द्वारा जो होता है शिक्षण सामग्री, और इसी साधन को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे कि हम लोग शिक्षण सामग्री के अंतर्गत हम लोग जो है ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करते हैं, श्रव्य सामग्री भी यूज़ करते हैं, दृश्य सामग्री भी यूज़ करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री भी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कक्षा में जब शिक्षण कार्य करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लेते हुए हमको बच्चों को शिक्षण कार्य प्रदान करते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी अपने शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत एक तो परंपरागत शिक्षण सामग्री का उपयोग किए हैं। परंपरागत शिक्षण सामग्री के अंतर्गत जैसे कि हम लोग चाक, डस्टर, ये सारे चीज़ जो यूज़ करते हैं ये आपके परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, तो इसमें हम लोग जो चीज़ रियल चीज़ यूज़ करते हैं या कोई मॉडल यूज़ करते हैं या चार्ट यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ों को आप विशिष्ट सहायक सामग्री के शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं चार्ट है, बीज है, मिट्टी है, कप है, तो ये आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि जो होता है इसके बारे में हम बताएंगे कि शिक्षण विधि क्या होता है। शिक्षण विधि शिक्षण की एक सामान्य संरचना होती है। विधि द्वारा शिक्षण की दिशा तथा गति निर्धारित होती है। और हमारी जो शिक्षण के अंतर्गत हमारी दिशा और गति निर्धारित होती है, इसी को हम शिक्षण विधि कहते हैं। और हमारे शिक्षण विधि तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शिक्षण विधि होते हैं। जैसे कि हमारे अभी हमने यहाँ पे लिखे हैं व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो हम लोग अधिकतर जो है हम लोग अपना जब भी शिक्षण कार्य करते हैं कक्षा में, तो उस समय हम लोग अधिकतर व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं, प्रदर्शन विधि यूज़ करते हैं, और व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि यानी लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी अधिकतर हम ये 2-3 विधि को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे कि आपका समस्या समाधान विधि होता है, परियोजना विधि होता है, अन्वेषण विधि होता है, विश्लेषण से संश्लेषण विधि होता है, प्रयोगात्मक विधि होते हैं। तो इतने सारे, इसके अलावा भी और से बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिसको हम समय अनुसार अपने विषय के अकॉर्डिंग उस सारी विधियों को हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम फिलहाल अपने लेसन प्लान में हम यही विधियों को यूज़ कर रहे हैं विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शिक्षण प्रविधि। तो शिक्षण प्रविधि जो होता है ये शिक्षण विधि की एक संरचना पर निर्भर होती है। इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, और शिक्षण प्रविधि जो है उद्देश्यों तक पहुंचने का एक साधन होता है। तो इस प्रकार हम शिक्षण प्रविधि का यूज़ करते हैं। तो अधिकतर हम लोग जब अपना विधि के अकॉर्डिंग हम लोग जब प्रविधि यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोग प्रश्नोत्तर विधि और उदाहरण प्रविधि, यहाँ पर उदाहरण प्रविधि को हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ प्रश्नोत्तर विधि को ही लिखा है। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हमारा ये प्रश्नोत्तर विधि खत्म हो जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के बाद हम आगे बढ़ते हैं शिक्षण सूत्र की ओर। शिक्षण सूत्र में हम यहाँ पे यूज़ किए हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो वैसे तो हमारे सूत्र भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अपने विषय के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ यहाँ पे 2 ही सूत्र को लिखे हैं 2 ही सूत्र को लिखे हैं, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। ये 2 विधियों को लिखे हैं। इसके अलावा भी हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे सूत्रों को यूज़ करते हैं। साइंस में तो बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं और इन सूत्रों को हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर 2 ही सूत्र को हमने यहाँ पे लगाए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमको अपना कक्षा कार्य को पूर्ण करना होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न की ओर। तो प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है? शिक्षण सूत्र लिखने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न में आते हैं। ये होता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न।
प्रस्तावना प्रश्न जो क्या होते हैं, ये इसके पहले बारे में हम बता देते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं। ये जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, जो हम अपना टॉपिक हम पढ़ाने जाते हैं कक्षा में, तो उसके पहले एक प्रारंभिक प्रश्न होते हैं जिनसे अध्यापक अपना पाठ आरंभ करता है। ये प्रश्न जो होते हैं श्रृंखलाबद्ध होते हैं और ये श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए तथा अंतिम प्रश्न आपके ऐसे होना चाहिए जो छात्रों के लिए समस्यात्मक हो, यानी कि पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध जोड़े। इस प्रकार के आपके प्रश्न जो होते हैं वो समस्यात्मक प्रश्न होने चाहिए, जो कि ये जो प्रश्न होता है वो आपको प्रश्न जो है आखिरी में पूछना होता है। इन प्रश्नों की जो संख्या होती है, यानी प्रस्तावना प्रश्न जो हम बच्चों से पूछते हैं, उसमें अधिकतम 4 से 5 प्रश्न ही पूछने चाहिए और इन प्रश्नों को पूछने की जो समय अवधि होती है वो 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न जो होती है सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, यानी जो प्रश्न पहले क्रम से जो पूछते जाते हैं वो सरल होनी चाहिए और जो लास्ट जो प्रश्न होता है वो आपका समस्यात्मक प्रश्न होता है और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आप अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने प्रश्न लिखा है, आप यहाँ पे आप कॉलम पहले बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के लिए आप कॉपी में 3 कॉलम बनाएंगे। एक पहला आपका क्रमांक होगा, दूसरा शिक्षक कार्य का कॉलम होगा और तीसरा जो कॉलम होता है वो छात्र कार्य का होता है। तो आप पहला प्रश्न पूछेंगे, मान लो हमने जो टॉपिक लिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है परिवर्तन क्या है। ये आप प्रश्न कक्षा में शिक्षक के माध्यम से पूछा गया है और छात्र कार्य के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो यहाँ पे परिवर्तन क्या है का आंसर छात्र कार्य के द्वारा यानी छात्र के माध्यम से दिया गया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे चारों ओर लगभग सभी घटनाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। सुबह से शाम, दिन का रात होना, कपड़ों का सूखना, ये परिवर्तन का उदाहरण है। इस प्रकार हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न की दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, शिक्षक के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर जो है छात्र कार्य के माध्यम से यानी छात्र के द्वारा प्रदान किया गया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया गया है, समस्यात्मक प्रश्न है। क्या हमारे चारों ओर परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं, ये शिक्षक के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर बच्चे जो है नहीं दे पाते, यानी जब बच्चे के द्वारा आंसर नहीं मिलता है तो वो जो प्रश्न होता है आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न होता है। इस प्रकार हम अपने जो टॉपिक है इस टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हम जब आपका प्रस्तावना प्रश्न पूछ करके हो जाता है, हम समस्यात्मक प्रश्न में आ जाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होता है उद्देश्य कथन। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, उद्देश्य कथन। तो हम उद्देश्य कथन में हम जो लिखते हैं, उद्देश्य कथन के अंतर्गत यहाँ जानकारी दिया गया है कि छात्रों को हमारे चारों ओर के परिवर्तन के विषय में जानकारी देना। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे छात्रों को हमारे चारों ओर के परिवर्तन के विषय में जानकारी देना। यह आपका उद्देश्य कथन हो जाता है। इसके बाद उद्देश्य कथन के बाद हमारा जो होता है प्रस्तुतिकरण, अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रस्तुतिकरण में आते हैं। प्रस्तुतिकरण में जब हम कॉपी में आएंगे, ये हमारा प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण के में जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप कॉपी में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला आपका विषय वस्तु के लिए एक कॉलम होगा। विषय वस्तु में आप जो भी कथन आप बच्चों को देते हैं, कक्षा में प्रस्तुतिकरण करेंगे यानी प्रेजेंटेशन देंगे, वही प्रस्तुतिकरण का जो साइड पर जो विषय वस्तु लेंगे आप पढ़ाने के लिए, उसको आप विषय वस्तु के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे परिवर्तन है, परिवर्तन के प्रकार है, प्रकार के नाम है, जो भी चीज़ आप बताते जाएंगे उसको विषय वस्तु के अंतर्गत आपको लिखना है। इसके बाद आप शिक्षक कार्य का एक कॉलम बनाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका छात्र कार्य का। इसके अलावा भी
आप एक कॉलम और भी बना सकते हैं छात्र कार्य के बाद श्याम पट्ट कार्य का। अगर आपको लगता है कि आप छात्र कार्य के बाद एक विषय श्याम पट्ट कार्य का कॉलम बनाना है तो आप साइड में छात्र कार्य के बाद भी एक कॉलम बना सकते हैं, और नहीं तो आप श्याम पट्ट कार्य जो है वो पूरे प्रस्तुतिकरण के बाद, जब आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाता है यानी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद भी आप श्याम पट्ट कार्य को वहाँ पे शो कर सकते हैं अलग से एक पॉइंट डाल करके। तो यहाँ पे आप विषय वस्तु, शिक्षक कार्य और छात्र कार्य का कॉलम बनाए हैं। छात्र कार्य के बाद आप एक श्याम पट्ट कार्य का भी एक कॉलम बना सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं बनाते हैं तो आप प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होने के बाद भी आप श्याम पट्ट कार्य का एक पॉइंट बना करके वहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे विषय वस्तु, शिक्षा कार्य और छात्र कार्य को ही हमने प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत किए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब विषय वस्तु में हमने यहाँ पे लिया है परिवर्तन। तो परिवर्तन के अंतर्गत हमने शिक्षा कार्य के अंतर्गत जो कथन किए हैं, यहाँ पे उसकी परिभाषा बताया गया है कि जब कोई घटना समय के अनुसार अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाती है तो वह बदलाव इस घटना का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे परिवर्तन की परिभाषा बताए गए हैं और उसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे गीले कपड़ों का सूखना, दिन रात का होना, पौधों का बढ़ना, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना आदि। तो ये आपका एक कथन हुआ। इसके बाद यहाँ पे छात्र कार्य में बताया गया है कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुन रहे हैं और कॉपी में लिख रहे हैं। यानी जब आप कक्षा में कथन करते हैं और किसी चीज़ को आप ब्लैक बोर्ड में जब लिखते हैं तो वो चीज़ों को बच्चे जो है सुन करके आपकी बातों को सुनते हैं, और ब्लैक बोर्ड में आप जो भी लिखते हो तो उसको वो बच्चे जो है, स्टूडेंट जितने भी कक्षा में रहते हैं, वो कॉपी में नोट डाउन करते चले जाते हैं। इसके बाद हम अपनी कथन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परिवर्तन के प्रकार, तो यहाँ पे शिक्षक के द्वारा परिवर्तन के प्रकार बताए हैं परिवर्तन की परिभाषा के बाद। तो ये प्रकार में इन्होंने 3 परिवर्तन के प्रकार बताए हैं, जैसे यहाँ पे तीव्र एवं मंद परिवर्तन, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, आवर्ती एवं अनावर्ती परिवर्तन, वांछनीय एवं अवांछनीय परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार इन्होंने 5 परिवर्तन के प्रकार बताए हैं। ये जो परिवर्तन के प्रकार जो है यानी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है कक्षा में बच्चों को। तो इस प्रकार आपके कथन जो होते हैं छोटे छोटे होने चाहिए, और कथन कम से कम 4 से 5 ही कथन आपको छोटे छोटे लेते हुए बच्चों को आपको अपनी 35 मिनट्स या 45 मिनट्स को ध्यान रखते हुए उतने ही कथन करना है जो आप उस कक्षा के समय के अनुसार आप कंप्लीट कर सकते हैं। और कथन के साथ साथ आपको बच्चों को, जब आपके एक कथन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद बच्चों से हमको विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है, यानी डेवलपमेंट क्वेश्चन जो होता है वो बच्चों से हमको पूछना होता है। जब आपका एक कथन हो जाता है तो उसके बाद आपको बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न किया गया है, परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा परिवर्तन के प्रकार को पूछा गया है। अब बच्चे के द्वारा जब आपका कथन होता है, बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी कथन को यानी प्रस्तुतिकरण को सुनते हैं, तो उसके बाद बच्चे जब सुन लेते हैं तो वो उसके प्रश्न के आंसर को भी देना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चे से आप प्रश्न पूछे तो बच्चों को सिर्फ आपको कहना है कि बच्चे सिर्फ आप हाथ उठाइए, और उसमें से जो बच्चे पहले हाथ उठाते हैं या जो भी आपको लगता है कि ये बच्चे से हमको पूछना चाहिए, तो उन बच्चों से कोई एक से आपको प्रश्न पूछना है और प्रश्न के उत्तर उनसे प्राप्त करने हैं। तो इस प्रकार बच्चे के द्वारा ये छात्र कार्य के माध्यम से बच्चे के द्वारा ये आंसर प्राप्त होता है। तीव्र एवं मंद, आवर्ती एवं अनावर्ती परिवर्तन इत्यादि परिवर्तन के प्रकार हो गए। तो इस प्रकार बच्चों के द्वारा आपको उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको लेसन प्लान कॉपी में इस प्रकार कथन लिखते जाना है। एक कथन होता है तो उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछना है। विकासात्मक प्रश्न का जो उत्तर है वो छात्र के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपके ये कथन होते जाते हैं और बच्चे जो है आपको आंसर बीच बीच में आपके कथन होने के बाद आपको 1 से 2 प्रश्न बच्चों से पूछना है और आंसर बच्चों से प्राप्त करना होता है। अब इस प्रकार हमारे दूसरा कथन जो है यहाँ पे बताया गया है कि दूसरा कथन यहाँ पे तीव्र एवं मंद परिवर्तन। यहाँ पे तीव्र एवं मंद परिवर्तन के बारे में बताया गया है प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि ऐसे परिवर्तन जिसे पूर्ण होने से अधिक समय लगता है और उन्हें उसे मंद परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण बताया गया शिक्षा के माध्यम से दूध से दही का बनना, बीजों का अंकुरण होना।
छात्र जो होते हैं आज शिक्षक के जो कथन होते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और लिखना जो ब्लैक बोर्ड में शिक्षक के माध्यम से लिखा जाता है उसे छात्र के माध्यम से कॉपी में लिखा जाता है। तो इस प्रकार आपको अपने लेसन प्लान कॉपी में लिखते जाना है अपने कथन को, और छात्र कार्य में यही बताना है कि छात्र ध्यानपूर्वक समझते हैं और समझकर कॉपी में लिख रहे हैं। कथन आपका जैसे खत्म होता है दूसरे कथन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे परिवर्तन जिन्हें पूर्ण होने में कम समय लगता है उन्हें हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ बताया गया है कि माचिस की तीली का जलना, बिजली का बल्ब का जलना। इसके बाद जब आप ये कथन कंप्लीट कर लेते हैं तो बच्चों से आप डेवलपमेंट प्रश्न पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। जो छात्र जब आपके कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उनका आंसर छात्र के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे आपने यहाँ पे प्रश्न पूछा है तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे छात्र के माध्यम से आपको आंसर प्राप्त होता है परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जिसे पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये छात्र के द्वारा आंसर प्राप्त होता है। तो ऐसे ही आपको कॉपी में कथन लिखते जाना है और छात्र के द्वारा जो आंसर प्राप्त होता है उसको छात्र कार्य में लिखते जाना है। तो इस प्रकार आपके 4 से 5 कथन होने चाहिए और 4-5 कथन को आपको कॉपी में सिस्टमेटिक आपको क्रम में लिखना है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो हम साइंस के बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं और जो पेडागोजी के अकॉर्डिंग वो लेसन प्लान बनाते हैं, यानी फिजिकल हो चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे मैथ्स के पेडागोजी के बच्चे हो, आपको आपका लेसन प्लान कॉपी में जब आप अपनी प्रस्तुतिकरण लिखते हैं तो यहाँ पे आपको एक अनुति 2 अनुति में नहीं लिखना है, आपको सिस्टमेटिक एक ही अनुति में पूरा कंप्लीट आपको पूरे कथन को लिखना है। आपको पार्टीशन नहीं करना है, एक पार्ट और 2 पार्ट में आपको अपना लेसन प्लान के कथन को नहीं लिखना है। आपको पूरा एक ही अवनीति के अंतर्गत पूरे आपको एक पार्ट में ही पूरे कथन को लिखना होता है। तो इस प्रकार आपके 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन और उससे ज़्यादा 5 कथन आपको लिखना है और उसमें शिक्षक कार्य में कथन को लिखना है जो शिक्षक के द्वारा बच्चों को प्रेजेंटेशन कक्षा में दिया जाता है, और छात्र कार्य में छात्र के माध्यम से जो सुनते हैं जो लिखते हैं वही चीज़ों को वहाँ पे आपको लिखना होता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप जो भी कथन करते हो उसके अंतर्गत अगर आप कक्षा में पोस्टर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई डायग्राम बना करके बच्चों को अपने कथन के माध्यम से कोई अगर कथन ऐसा है जिसमें आपको डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है और उस डायग्राम को आप ब्लैक बोर्ड वर्क में आप करके समझा रहे हैं तो वो डायग्राम को भी आपको बना करके अपनी लेसन कॉपी में आपको लगाना होता है। और चित्र कैसे बनाना है, मार्केट में बटर पेपर आता है, बटर पेपर जो होता है उसमें आपको छोटे छोटे डायग्राम कलरफुल बनाना है और उस डायग्राम को आपको ये विषय वस्तु के पे जो कॉलम बना है यहाँ पे आपको डायग्राम बना करके इस विषय वस्तु के नीचे पेस्ट करना है। तो इस प्रकार आप जो भी टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक के अंतर्गत अगर आप पोस्टर यूज़ कर रहे हैं तो पोस्टर में क्या डायग्राम बनाए हैं उसको भी आप शो कर रहे हैं, या ब्लैक बोर्ड में आप कोई डायग्राम बना करके शो कर रहे हैं तो उसे आपको विषय वस्तु वाले कॉलम में एक बटर पेपर को लगा करके यहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक ऐसे बना के शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको डायग्राम को कॉपी पेस्ट करना होता है, कॉपी नहीं पेस्ट करना होता है। बटर पेपर में आप डायग्राम बनाइए, कलरफुल लेबलिंग कीजिए और विषय वस्तु के नीचे आपको पेस्ट करना होता है। तो इस प्रकार आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या टॉपिक लिए हैं और क्या टॉपिक के अंतर्गत आप क्या चीज़ को वहाँ पे बना करके शो कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, या फिर आप रियल ऑब्जेक्ट लेकर आए या पोस्टर के माध्यम से या कोई चार्ट के माध्यम से जो भी चीज़ समझा रहे हैं तो उसको आपको बटर पेपर में बनाना है और बटर पेपर को कलरफुल बनाना है और उसको विषय वस्तु के नीचे पेस्ट करना होता है। तो इस प्रकार आपको कथन करते जाना है। कथन करने के बाद आपको आगे बढ़ते हुए इस प्रकार 3, 4, 5 कथन करना है जैसे कि हमने यहाँ कॉपी में लिखे हुए हैं। परिवर्तन के प्रकार जैसे बताए हमने, अभी तक हमने परिवर्तन के प्रकार बताए, परिवर्तन के तीव्र मंद परिवर्तन, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इसके बाद हमने आवर्तीय अनावर्तीय परिवर्तन के बारे में बताएं। और जितने भी आप परिवर्तन बताते जा रहे हैं उस परिवर्तन के बाद बच्चों से आप 1-1, 2-2 डेवलपमेंट प्रश्न पूछिए यानी विकासात्मक प्रश्न पूछिए और बच्चे के माध्यम से आप कोई 1-2 बच्चों से आंसर पूछते जाएंगे और
उन्हें आपको मोटिवेट भी करना है बच्चों को प्रश्न पूछते पूछते। तो आपको कॉपी में इसी प्रकार 4-5 कथन लिखना है। देखिए जैसे हमने यहाँ कॉपी में शो किए हैं, वांछनीय अवांछनीय परिवर्तन। इसके बाद इसमें भी उन्होंने शिक्षक कार्य के द्वारा जो कथन किया गया है यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है। छात्र कार्य के में हमने बताए हैं कि छात्र कार्य ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और कॉपी में लिख रहे हैं। जब आप डेवलपमेंट प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ वांछनीय परिवर्तन क्या है, शिक्षक के माध्यम से पूछा गया है, और छात्र कार्य के माध्यम से छात्र के द्वारा आंसर दिया गया है कि ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं तथा उपयोगी होते हैं और प्रसन्नता देने वाले होते हैं, वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। इस प्रकार ये छात्र कार्य में लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इसके बाद आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एक लास्ट प्रकार जो बताया गया है, ये यहाँ पर बताया गया ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि कागज का फाड़ना, नमक का जल में घुलना, बर्फ का पानी में बदलना। ये उदाहरण दिया गया है, किसका है ये परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का। इसके बाद आप छात्र कार्य में देखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। दूसरा आपका जो कथन होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें क्रिया के पहचान नए पदार्थ, ऐसे परिवर्तन जिनमें क्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं, नए रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। वनस्पति तेल से साबुन का बनाना, खाना पकाने की गैस का जलना। इस प्रकार ये जो हो गए आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का एक कथन हो गया। इसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। ये शिक्षक कार्य के माध्यम से पूछा गया है, और यहाँ पर छात्र कार्य में आप बताएंगे, छात्र से प्रश्न पूछा गया, छात्र ने उसका उत्तर दिया कि नमक का जल में घुलना। तो इस प्रकार आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है, उसके बाद आप अपनी कॉलम आपके बाद नीचे लाइन कंप्लीट पूरा खींचेंगे। आपका ये प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाता है 4 से 5 कथन के अंतर्गत। अब हम इसके बाद जो हमारा प्रस्तुतिकरण के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य वो होते हैं जो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब प्रस्तुतिकरण में आते हैं, प्रस्तुतिकरण में आप 3 कॉलम बनाते हैं, विषय वस्तु, शिक्षण कार्य और छात्र कार्य। आप छात्र कार्य के बाद एक कॉलम एक और बना सकते हैं श्यामपट्ट कार्य के लिए। अगर आप वहाँ पे नहीं बनाते हैं तो आपका प्रस्तुतिकरण होने के पश्चात आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य के लिए एक साइड हेडिंग डाल करके यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड का एक कॉलम एक आप बना सकते हैं, एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में आप खींच करके, और उसके अंतर्गत जैसे कि हम बता देते हैं यहाँ पे लिखा गया है, परिवर्तन जब कोई घटना समय के अनुसार अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाती है तब वह बदलाव उस घटना का परिवर्तन कहलाता है। ये आप श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत बच्चों से आपने पूछा था और इसको ब्लैक बोर्ड में लिखा गया, तो ये श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आ गया। अब इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आपने कक्षा में जब बच्चों से प्रस्तुतिकरण किए तो वहाँ पे आपने परिवर्तन के प्रकार भी बताए। तो आपने ब्लैक बोर्ड में लिखा कि तीव्र एवं मंद परिवर्तन, दूसरा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, तीसरा आवर्तीय अनावर्तीय परिवर्तन, वांछनीय अवांछनीय परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार शिक्षक द्वारा ये परिवर्तन के प्रकार बताए गए जो कि ब्लैक बोर्ड में ये कार्य किया गया था। तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क के अंतर्गत ये सारी चीज़ जो आपने ब्लैक बोर्ड में वर्क करके बताया बच्चों को, तो इसको यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड में लिख के शो कर देना है आपको अपनी लेसन प्लान कॉपी में। तो यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क भी कर लिए अपनी लेसन प्लान कॉपी में। हमारा जब ब्लैक बोर्ड वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में। तो एक चीज और बताना चाहूंगी, पुनरावृत्ति प्रश्न हो चाहे बोधगम्य प्रश्न यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो होता है या तो पुनरावृत्ति जो प्रश्न पूछते हैं वो हम पाठ के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं कि हम बच्चों से एक बार पुनः पाठ का पुनरावृत्ति कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि बच्चों को हम जो भी पाठ प्रस्तुतिकरण किए बच्चों को कितना समझ में आया, कितना उनके दिमाग में वो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये चीज़ों को जानने के लिए हम पुनः बच्चों से पाठ का रिविजन कराने के दृष्टिकोण से बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। और इसके माध्यम से हमको पता चला जाता है कि हमने अपने उद्देश्य को कहाँ तक
प्राप्त किए हैं। इसलिए उद्देश्य को के माध्यम से हम पाठ को दोहरा लेते हैं। तो इस प्रकार हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके पहले आप बोधगम्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बोधगम्य प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न दोनों ही आप ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद आप कर सकते हैं। तो बोधगम्य प्रश्न क्या होते हैं, जो संपूर्ण पाठ के बाद या पाठ के दौरान किए जाते हैं। यदि पाठ सोपानों में बटा हुआ है तो वह प्रश्न साधारण तथा सोपाने के अंत में पूछे जाते हैं। इन प्रश्न से यह पता चलता है कि छात्र प्रदान किए गए ज्ञान को प्राप्त किए हैं या सीखे हैं कि नहीं। तो इसलिए हम बोधगम्य प्रश्न जो है अपने जब प्रस्तुतिकरण यानी हमारा पाठ कंप्लीट हो जाता है उसके दौरान हम बोधगम्य प्रश्न पूछते हैं, और बोधगम्य पूछने के बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप बोधगम्य प्रश्न नहीं पूछे तो डायरेक्ट आप पुनरावृत्ति प्रश्न को भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हम पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से या बोधगम्य प्रश्न के माध्यम से पाठ को पुनः दोहराते हैं और दोहराने के पश्चात बच्चों से वो प्रश्न पूछते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि हमने बच्चों को जो भी शिक्षण कार्य आज कक्षा में किए हैं और इस शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों ने कितना ज्ञान को प्राप्त किए हैं, कितना हमारा उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न, परिवर्तन के प्रकार बताइए। दिन और रात का होना कौन सा परिवर्तन होता है, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन। और इस प्रकार हम पुनरावृत्ति प्रश्न में हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम बीच बीच में विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों से ज़्यादा हमको प्रश्न ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है। एक आध दो प्रश्न आप रिवाइज कर सकते हो और उसके अलावा आप थोड़े से एक दो प्रश्न जो है डिफरेंट टाइप के भी पूछ सकते हो, जिससे आपको पुनः प्राप्त हो पता चल जाएगा कि हमने पुराने पहले जो प्रश्न पूछे हैं और उसके बाद भी नए प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चों को कितना आंसर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हमको पुनरावृत्ति प्रश्न में पुराने प्रश्न को भी रिवाइज कर सकते हैं और इसमें नए प्रश्न को भी लेकर के आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो ये आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद हम आगे बढ़ते हैं कक्षा कार्य की ओर। अब कक्षा कार्य जो होता है ये हम बच्चों को, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखे हैं सही जोड़ी बनाइए, तो हम बच्चों से जब कक्षा कार्य के लिए हम प्रश्न देते हैं तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम इसमें बच्चों को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि सही जोड़ी बनाइए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है या वेरी शॉर्ट आंसर है, ये वन वर्ड्स में आप आंसर पूछ सकते हैं। इस टाइप के आपके प्रश्नों को आप डिफरेंट टाइप के प्रश्न जो है कक्षा कार्य में प्रतिदिन शिक्षण कार्य जब आप कक्षा में लेते हैं तो उस दरमियान आपको ये क्वेश्चन आपको बच्चों को डिफरेंट टाइप का पूछना है। तो आप हर लेसन प्लान में अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे। किसी में आप सही जोड़ी लिखिए, किसी में आप फिल इन द ब्लैंक्स लिखिए, किसी लेसन प्लान में आप ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं, किसी में आप वन वर्ड आंसर लिख सकते हो, किसी में आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन लिख सकते हो। इस प्रकार हर लेसन प्लान में आप क्वेश्चन के पैटर्न चेंज करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप कक्षा कार्य में बच्चों को प्रश्न लिख देंगे। तो ये ही आप कक्षा कार्य के अंतर्गत ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सही जोड़ी बनाई है, हमने एक क्वेश्चन बनाया है, इसमें हमने जो है जो परिवर्तन है, जितने भी परिवर्तन बताएं बच्चों को परिवर्तन के प्रकार, उसी के उदाहरण को यहाँ पे लिखा गया है और उसी के प्रकार को लिखें। तो इसमें सही उदाहरण को सही प्रकार के सामने मैच करना है। तो ये बच्चों को हमने कक्षा कार्य में दिए और कक्षा कार्य के अंतर्गत बच्चे जो है तुरंत में ही कक्षा में वो कार्य को पूर्ण करते हैं। आप बच्चों की कॉपी को चेक करेंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कम से कम 2-4 बच्चों की कॉपी को आपको डेली देखना है। इस प्रकार लेसन प्लान कॉपी में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन करते जाना है। तो आपके पूरे 15 लेसन प्लान बनेंगे तो 15 लेसन प्लान में आपको इसी प्रकार के पैटर्न चेंज करते हुए अपनी कॉपी में प्रश्न को लिखना है कक्षा कार्य के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे कक्षा कार्य पूर्ण होने के बाद हमारे गृह कार्य में हमारा जो लास्ट पॉइंट होता है लेसन प्लान का, गृह कार्य होता है। तो गृह कार्य में हम बच्चों को वही प्रश्न पूछेंगे जो अभी तक नहीं पूछे हैं या हमने नहीं दिए हैं। तो गृह कार्य के अंतर्गत आप बच्चों को या तो आप लघुत्तरी प्रश्न दें, कम से कम 2 प्रश्न लघुत्तरी में दे सकते हैं, या फिर आप कम से कम एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो है बच्चों को बनाने दे सकते हैं जो वो घर से कंप्लीट करके लेके आते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखा है, गृह कार्य में हमने बताया है यहाँ पे जल का वाष्प में बदलाव कौन सा परिवर्तन है।
दूसरा प्रश्न पूछा गया हमें, आपके शरीर के होने वाले किसी एक परिवर्तन का नाम लिखिए। तो यहाँ पे गृह कार्य में हमने लघुत्तरी टाइप के प्रश्न दिए हैं। 2 प्रश्न दिए हैं लघुत्तरी में। जल का वाष्प में बदलाव कौन सा परिवर्तन है, कारण सहित लिखिए। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, आपके शरीर में होने वाले किसी एक परिवर्तन का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न के 2 प्रश्न दिए गए हैं, और चाहे तो आप इसे एक क्वेश्चन में भी बदल के लिख सकते हैं, आप लॉन्ग टाइप के आंसर भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार गृह कार्य में आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप लॉन्ग टाइप के प्रश्न देंगे, यानी दीर्घोत्तरी प्रश्न दे सकते हैं, या लघुत्तरी प्रश्न देते हैं। तो इस प्रकार आपका लेसन प्लान के पूरे सिस्टमेटिक पॉइंट कंप्लीट होते हैं। लास्ट में आपको ध्यान रखना है, जब आप लेसन प्लान कॉपी में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि छात्र अध्यापक हस्ताक्षर आपके राइट साइड में लिखना है, जहाँ पे छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर में आप बीएड प्रशिक्षणार्थी जो भी होते हैं उनको ही आप अपना सिग्नेचर करना होता है छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर में, और लेफ्ट साइड में निरीक्षक के हस्ताक्षर, या निरीक्षक के हस्ताक्षर में जो आपके बीएड कॉलेज जो भी टीचर आपको वहाँ स्कूल में, जो भी स्कूल में आप पढ़ाने जाते हैं और वहाँ पे आपके बीएड की टीचर आपको ऑब्जर्व करने, क्रिटिसाइज करने पहुँचते हैं, तो उन टीचर के नाम के लिए, आपके सब्जेक्ट टीचर के लिए यहाँ पे आपको पेडागोजी के अकॉर्डिंग जो भी आपके टीचर होते हैं, जो आपकी लेसन प्लान कॉपी चेक करते हैं, तो उनकी सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आपको निरीक्षक के हस्ताक्षर के नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको निरीक्षक के लेफ्ट साइड में आपको निरीक्षक के हस्ताक्षर का हेडिंग डालना है, और राइट साइड में छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर के लिए लिखना होता है। तो इस प्रकार आपके जो लेसन प्लान है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कॉपी में इसी प्रकार आपको सिस्टमेटिक वे में लेसन प्लान को आपको कंप्लीट लिखना होता है। और इस प्रकार आपका आज का ये जो लेसन प्लान लिखने का तरीका मैंने समझाया, आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। और इस प्रकार मुझे समझाने में बहुत अच्छा लगा। आप आशा करती हूँ कि आप इस लेसन प्लान को जो मैंने आपको आज इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से समझाया, आप समझ चुके होंगे या समझ जाएंगे। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में इसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान लिखेंगे। फिजिकल मेथड के और बायोलॉजिकल मेथड के भी बच्चे भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, केवल उनको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो इसी ही क्रम में लिखना है आपको, एक पार्ट में, एक ही अवनीति में पूरे सिस्टमेटिक पूरे लेसन कथन को लिखना होता है। तो ये आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और तब तक के लिए मैं धन्यवाद।